नमो बुद्धाय दोस्तों। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। दोस्तों, आपसे विनम्र आग्रह है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने कमेंट्स के द्वारा अपने विचारों को जाहिर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सरदार पटेल पीएम होते तो देश के हालात कुछ और होते। ये सवाल नेहरू या कांग्रेस के नाराज हर नेता या राजनीतिक दल हमेशा उठाए रहते हैं, लेकिन इस सवाल को किसी ने भी नहीं उठाया कि अगर नेहरू की जगह डॉक्टर अंबेडकर पीएम होते तो हालात कुछ और होते। नेहरू की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो देश, यह सवाल न किसी राजनीतिक पार्टी ने उठाया, न तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में चर्चा का विषय बना। आजादी के कुछ वर्ष पूर्व गांधी ने कहा था, आजादी के बाद वे देश के सर्वोच्च पद पर किसी हरिजन को देखना चाहते हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर पर चर्चा क्यों नहीं होती। अंबेडकर को या तो संविधान निर्माता या फिर दलितों के मसीहा के तौर पर कमोवेश हर राजनीतिक सत्ता ने देश के सामने पेश किया है। ऐसे लोगों ने क्यों डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा को कमतर करने का प्रयास किया। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें कि आजादी से पहले या तुरंत बाद देश के हालातों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर क्या सोच रहे थे, क्यों अंबेडकर को राजनीतिक तौर पर उभारने की कोशिश नहीं हुई। मौजूदा वक्त में भी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर राजनीतिक सत्ता और राजनीतिज्ञ खूब प्रशंसा के पुल बांधते हैं, लेकिन यह कहने से बराबर बचते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर पीएम होते तो क्या होता। आइए जरा डॉक्टर अंबेडकर के लेखन, अंबेडकर के कथन और अंबेडकर के अध्ययन को ही परख लें कि उस वक्त देश को लेकर क्या सोच रहे थे, जिस दौर में देश गढ़ा जा रहा था। संविधान निर्माता की पहचान लिए अंबेडकर राइटिंग्स और स्पीचेज की पुस्तक माला के खंड 13 के पेज 1216 के अनुसार 25 नवंबर 1949 को बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक में हम समान होंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला होगा। राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति का मूल्य को हम नकारते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे, हम कब तक विरोधाभासों का जीवन जीते रहेंगे। यदि हम लंबे वक्त तक इसे नकारते रहे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर विरोध को दूर करना चाहिए, वरना जो लोग इस असमानता से उत्पीड़ित हैं वे इस सभा द्वारा इतने परिश्रम से बनाए हुए राजनीतिक लोकतंत्र के महल को ध्वस्त कर देंगे। सिर्फ संविधान देश में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं ला सकता, संविधान में वर्णित सामाजिक और आर्थिक समानता को लाने की मुहिम चलानी होगी। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर असमानता के उस सच को उस दौर में ही समझ रहे थे जिस सच से अभी भी राजनीतिक सत्ता आंखें मूंदे रहती है या फिर सत्ता पाने के लिए असमानता का जिक्र करती है। संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में 17/12/1946 को यानी 17 दिसंबर 1946 को नेहरू के प्रस्ताव भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने के बारे में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि प्रस्ताव हालांकि यह कुछ अधिकारों का उल्लेख करता है, लेकिन उपायों की बात नहीं करता है। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि अधिकार तब तक कुछ भी नहीं है जब तक कि ऐसे उपाय न किए जाएं
जिनके माध्यम से लोग अधिकारों पर आक्रमण होने पर निवारण प्राप्त करने की मांग कर सकें। यानी जो व्यवस्था समानता की होनी चाहिए वह नहीं है। इस बात की कुलबुलाहट अंबेडकर को उस दौर में इतनी ज्यादा थी कि 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में संविधान के उद्देश्यों पर प्रस्ताव पेश किया तो बिना देर किए अंबेडकर ने नेहरू के प्रस्ताव का विरोध किया। अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज की पुस्तक माला के खंड 13 के पेज 8-9 में लिखा है कि अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू पर भी कितना तीखा प्रहार किया। अंबेडकर ने कहा, समाजवादी के रूप में इनकी जो ख्याति है उसे देखते हुए यह प्रस्ताव निराशाजनक है। मैं आशा करता था कि कोई ऐसा प्रावधान होगा जिससे राजसत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का यथार्थ रूप दे सके। उस नजरिए से मैं आशा करता था कि यह प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग, धंधों और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा। जब तक समाजवादी अर्थतंत्र न हो तब तक मैं नहीं समझता कि कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वह ऐसा कर सकेगी। डॉक्टर अंबेडकर उन हालातों को उसी दौर में बता रहे थे जिस दौर में कांग्रेस सत्ता के लिए बेचैन थी। बीते 75 वर्ष में हर नई राजनीतिक सत्ता पूर्व की सरकारों को लेकर यही सवाल खड़ा करके सत्ता पाती रही है, फिर सामाजिक आर्थिक असमानता तले उन्हीं हालातों में काम करती रहती है। अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज की पुस्तक माला के खंड 13 के पेज 60 में डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संविधान के स्वरूप को बदले बिना केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर इसे असंगत और संविधान की भावना के विरुद्ध बनाना पूरी तरह से संभव है। आज अंबेडकर की यह भविष्यवाणी सत्य साबित होने जा रही है। यह अलग बात है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ने खुद को डॉक्टर अंबेडकर के सबसे नजदीक खड़े होने की कोशिश संसद में बहस के दौरान की, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों में से किसी नेता ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि आजादी के बाद अगर अंबेडकर देश के पीएम होते तो देश के हालात कुछ और होते। क्योंकि अंबेडकर एक तरफ भारत की जाति व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान पर खड़े होकर देश की व्यवस्था को ठीक करने की सोच रहे थे और दूसरा उस दौर में अंबेडकर किसी भी राजनेता से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से थे जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में राजनीति और सामाजिक अध्ययन करने के साथ साथ भारत की अर्थनीति कैसी हो इस पर भी लिख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का अध्ययन और भारत को लेकर उनकी सोच कैसे दलित नेता और संविधान निर्माता के तौर पर मान्यता के तहत दबकर रह गई, जबकि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं। जिस दौर में महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिख रहे थे और हिंद स्वराज के जरिए संसदीय प्रणाली या आर्थिक हालातों का जिक्र भारत के संदर्भ में कर रहे थे, उस दौर में अंबेडकर भारत की पराधीन अर्थव्यवस्था को मुक्त करने के लिए स्वाधीन इकोनॉमिक ढांचे पर भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहकर बोल रहे थे। साथ ही भारत के सामाजिक जीवन में झांकने के लिए संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वेद संबंधी सूचना वांग्मय अनुवाद में पढ़ रहे थे और भौतिक स्थापनाएं लोगों के लिए सामने रख रहे थे। इसलिए जो दलित नेता आज सत्ता की गोद में बैठकर बाबा साहेब अंबेडकर को दलित नेता के तौर पर याद करके नतमस्तक होते हैं, वह इस सच से आंखें चुराते हैं कि अंबेडकर ब्राह्मणी हिंदू व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के आगे एक राजनीतिक व्यवस्था मानते थे। 1936 में उनका बहुत साफ मानना था, ब्राह्मण हिंदू सिस्टम में अगर अछूत जाति या व्यक्ति भी किसी ब्राह्मण की जगह ले लेगा तो वह भी उसी अनुरूप काम करने लगेगा जिस अनुरूप कोई ब्राह्मण करता है। अपनी किताब
मार्क्स और बुद्ध में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की सामाजिक व्यवस्था की उन कुरीतियों को उभारा भी और समाधान की उस लकीर को खींचने की कोशिश भी की, जिस लकीर को गाहे बगाहे नेहरू से लेकर मोदी तक कभी सोशल इंजीनियरिंग तो कभी अमीर गरीब के ढांचे में उठाते हैं। 1942 में ऑल इंडिया रेडियो पर इस कार्यक्रम में अंबेडकर कहते हैं कि भारत में इस समय केवल मजदूर वर्ग ही सही नेतृत्व दे सकता है। मजदूर वर्ग में अनेक जातियों के लोग हैं जो छूत अछूत का भेद मिटाती हैं, संगठन के लिए जाति प्रथा को आधार नहीं बनाते। उसी दौर में अंबेडकर अपनी किताब स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में राज्यों के विकास का खाका भी खींचते नजर आते हैं। जिस यूपी को लेकर आज बहस हो रही है कि इतने बड़े सूबे को 4 राज्यों में बांटा जाना चाहिए, वहीं आजादी के बाद अंबेडकर यूपी को प्रशासनिक दृष्टि से बोझिल स्टेट कहते हुए यूपी को 3 हिस्से में बांटने की वकालत करते हैं। फिर अपनी किताब स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया में किसानों के उन सवालों को 75 वर्ष पहले उठाते हैं, जिन सवालों का जवाब आज भी कोई सत्ता दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। अंबेडकर किसानों की कर्ज माफी से आगे किसानों की क्षमता बढ़ाने के तरीके उस वक्त बताते हैं, जबकि आज यूपी में किसानों के कर्ज माफी के बाद भी किसान परेशान है। कर्ज की वजह से सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी वाले राज्य महाराष्ट्र में सत्ता किसानों की कर्ज माफी से इतर क्षमता बढ़ाने का जिक्र करती है, लेकिन यह कैसे होगा इसका रास्ता नहीं बता पाती। जबकि डॉक्टर अंबेडकर स्मॉल होल्डिंग्स में सभी उपाय बताते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री के रूप में नियुक्त करते समय उन्हें कुछ समय योजना आयोग का प्रभार देने का वायदा किया था, क्योंकि अंबेडकर लगातार भारत के सामाजिक आर्थिक हालातों पर जिस तरह अध्ययन कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आजादी के बाद जिस इकोनॉमी को या जिस सिस्टम की जरूरत देश को है वह उसे बाखूबी जानते समझते हैं। पर जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर को योजना आयोग का प्रभार नहीं दिलवा सके और अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं सामाजिक हालातों की वजह से नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र भी दिया, जिन परिस्थितियों को वह तब ठीक करना चाहते थे। हिंदू कोड बिल को लेकर जब संघ परिवार से लेकर हिंदू महासभा और कई दूसरे संगठनों ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, संसद में लंबी चर्चा के बाद भी देश की पहली राष्ट्रीय सरकार में भी जब अंबेडकर हिंदू कोड बिल पर सहमत नहीं करा पाए, तो 27 सितंबर 1951 को अंबेडकर ने नेहरू को इस्तीफा देते हुए लिखा कि बहुत दिनों से इस्तीफा देने की सोच रहा था, एक चीज मुझे रोके हुए थी, वह ये इस संसद के जीवन काल में हिंदू कोड बिल पास हो जाए। मैं बिल को तोड़कर विवाह और तलाक तक उसे सीमित करने पर सहमत हो गया था, इस आशा से कि कम से कम इन्हीं को लेकर हमारा श्रम सार्थक हो जाए। पर बिल के इस भाग को भी मार दिया गया। मुझे आपके मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई कारण नहीं दिखता। कितनी ईमानदारी थी महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, देश के हर वर्ग के प्रति। ये महिलाएं केवल दलित वर्ग की नहीं थी, ये हर वर्ग की थी, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो शूद्र समाज हो, हर वर्ग की वो सोचते थे और हिंदू कोड बिल इसीलिए पेश करना चाहते थे। और जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने कुर्सी को ठोकर मार दी कि ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए। इतिहास के पन्नों को पलटिए तो गांधी और अंबेडकर कभी राजनीति करते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि दोनों ही अपने अपने देश तरह से देश को गढ़ना चाहते थे। और आजादी के बाद संसदीय राजनीति के दायरे में दोनों को अपना बनाने की होड़ तो शुरू हुई, लेकिन उनके विचार को खारिज कर दिया। उनके जीवित रहते हुए यह उन्हीं लोगों ने किया जो अंबेडकर को अपना बनाते या मानते नजर आए। इसलिए नेहरू या सरदार पटेल का जिक्र प्रशासनिक काबिलियत के तौर पर हो सकता है, लेकिन आजादी के ठीक बाद के हालात को अगर परखे तो उस वक्त देश को कैसे गढ़ना है, यही सवाल सबसे बड़ा था। लेकिन
पहले दिन से ही जो सवाल सांप्रदायिकता के दायरे से होते हुए कश्मीर और रोजगार से होते हुए जाति व्यवस्था और उससे आगे समाज के हर तबके की भागीदारी को लेकर सत्ता से ने उठाए या उनसे दो चार होते वक्त जिन रास्तों को चुना, बीते 75 वर्ष में देश उन्हीं मुद्दों में आज भी उलझा हुआ है। राजनीतिक सत्ता जाति व्यवस्था के दायरे से इतर सोच पाने में सक्षम नहीं है। इस सवाल को अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ही उठा दिया था। इसलिए अंबेडकर ग्राम पंचायत प्रणाली का भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका साफ मानना था कि पंचायत चुनाव जाति में सिमटेंगे, जाति राजनीति को चलाएगी और असमानता भी एक वक्त देश की पहचान बना दी जाएगी, जिसके आधार पर बजट से लेकर योजना आयोग की नीतियां बनेंगी। और ध्यान दें तो हुआ यही, अंतर सिर्फ यही आया, अंबेडकर आजादी के वक्त जब देश को गढ़ने के लिए तमाम सवालों को मथ रहे थे, तब देश की आबादी 31 करोड़ थी। आज दलितों की तादाद ही करीब 25 करोड़ हो चली है। शिक्षित चाहे 46% हो, लेकिन ग्रेजुएट महज 4% है। इतना ही नहीं, 70% दलितों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। 85% दलितों की आय 5,000 रुपए से भी महीने से भी कम है। आबादी 17% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में दलितों की तादाद औसतन सभी सेवाओं को मिलाकर महज 11.96% है। दलितों के लिए सरकार के तमाम मंत्रालयों का कुल बजट यानी उनकी आबादी की तुलना में आधे से भी कम है। जिस नजरिए का सवाल अंबेडकर आजादी से पहले और आजादी के ठीक बाद उठाते रहे, उन सवालों के आईने में अगर बाबा साहब अंबेडकर को देश सिर्फ संविधान निर्माता मानता है या दलितों के मसीहा के तौर पर देखता है, तो समझना जरूरी है कि आखिर आज तक किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी पीएम ने ये क्यों नहीं कहा कि ऐसे विचारवान अंबेडकर को तो भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, क्योंकि ये बेहद महीन लकीर है कि महात्मा गांधी जन सरोकार को संघर्ष के लिए तैयार करते रहे। अंबेडकर नीतियों के आश्रय जन सरोकार से के संघर्ष को पैदा करना चाहते रहे। देश की पॉलिसी ही अगर नीचे से ऊपर देखना शुरू कर देती तो अंग्रेजों का बना बनाया सिस्टम बहुत जल्द खत्म हो जाता। जिस नेहरू मॉडल को कांग्रेस ने महात्मा गांधी से जोड़ने की कोशिश की, इन दोनों को आत्मसात करने वाली राजनीतिक सत्ताओं ने अंबेडकर मॉडल पर चर्चा करना तो दूर, अंबेडकर को दलितों की रहनुमाई तले संविधान निर्माता का तमगा देकर उन्हें खत्म करने की कोशिश की, जो अब भी जारी है। अंबेडकर एक उच्च कोटि के राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री पद के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार थे। यह कहने की हिम्मत किसी भी राजनीतिक दल में क्यों नहीं है, यह एक गहन शोध का विषय है। डॉक्टर अंबेडकर जातियों के उच्च और निम्न दृष्टिकोण की श्रेणीबद्धता की भावना को हिंदुत्व कहते थे। असमानतावाद और ब्राह्मणवाद हिंदुत्व के अभ्यंतर में है। जाति और वर्ण हिंदुत्व का महत्वपूर्ण सार है। हिंदुत्व में जातियां हैं, ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। जाति व्यवस्था अमानवीयकरण की प्रक्रिया है। यह जाति उत्पीड़न का साधन है और नफरत फैलाती है। अस्पृश्यता समाजीकरण के निषेध के साथ मानवीय घृणा की चरम अभिव्यक्ति है। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के कटु आलोचक थे। अंबेडकर ने कहा कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है। मेरा विश्वास है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर प्रधानमंत्री होते या उनके सुझावों पर अमल लाया गया होता, तो वह जाति व्यवस्था के उन्मूलन का प्रयास करते और जाति विहीन समाज की स्थापना के अग्रदूत बनते, जिससे न केवल जाति जनित भेदभाव और जाति समस्याओं का हल निकलता, बल्कि भारत की कम से कम 50% झगड़े और समस्याएं सुलझ जाती, सामाजिक आर्थिक समानता लाने की गति बढ़ती। एक विश्व विख्यात अर्थशास्त्री होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देते। बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन होता, जिससे बेरोजगारी पर लगाम लगती, देश आर्थिक संपन्नता की ओर तेजी से बढ़ता। क्या प्रधानमंत्री पद के लिए
अंबेडकर पर चर्चा नहीं करने का एकमात्र कारण उनका जाति विरोधी रवैया है, जो हिंदुत्व का मूल है। डॉक्टर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक पर कभी भी गंभीर चर्चा होते हुए न तो समाजवादियों साम्यवादियों को देखा सुना जाता, न कांग्रेस को। तो भाजपा इस पर चर्चा किए करने के बारे में क्या सोचा जाए। जो लोग अपने को भाजपाई, समाजवादी, साम्यवादी या दलित हितैषी कहते हैं, उनमें से अधिकतर हिंदुत्ववादी मानसिकता के से ग्रसित रहते हैं। इसलिए वोट के लालच में वे डॉक्टर अंबेडकर की ऊपर से खूब प्रशंसा करते हैं, फूल माला चढ़ाने में सबसे आगे रहते हैं, पर अंदर से उनके सिद्धांतों की कब्र खोदते रहते हैं। दोस्तों, सोचो अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के प्रधानमंत्री होते, आपके जेहन में क्या सवाल आते हैं, क्या प्रश्न उठते हैं, क्या उनका उत्तर आता है? कृपया मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाबा साहब के विचारों की गहराई को आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।